राजनीति का असली खेल, उसकी असली बिसात तो उन बंद कमरों में बिछती है जहां कैमरों के जाने की इजाज़त नहीं होती। वहां सिर्फ गोटियां चली जाती हैं। हम अक्सर मंच पर खड़े नेता को देखते हैं, उसकी लोकप्रियता का आकलन करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस नेता के पीछे, पर्दे के बिल्कुल पीछे, एक ऐसा दिमाग होता है जो पूरे देश की सत्ता का रुख मोड़ देता है, जिसे हम और आप किंग मेकर कहते हैं। आज हम लुटियंस दिल्ली के उसी अदृश्य गलियारे की बात करेंगे। आज की कहानी किसी एक पार्टी की नहीं है, यह कहानी है उस व्यवस्था की, उस सिस्टम की जो सरकारें बदल जाने के बाद भी कभी नहीं बदलता। इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज मैं राजनीति के उस चक्रव्यूह को खोलने जा रहा हूं जिसे समझने में बड़े बड़े धुरंधरों को दशकों लग जाते हैं। जब चेहरे बदल गए और चालें वही रही। शुरुआत यहीं से करते हैं। 5 साल 2014 की हो या फिर उसके बाद के चुनावों की, देश ने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा। लोगों को लगा कि एक पुरानी व्यवस्था ध्वस्त हो गई और एक नई व्यवस्था खड़ी हो गई। यह बात सच भी है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि सत्ता का जो चरित्र होता है वो कभी नहीं बदलता। जब भी कोई नया नायक दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है तो उसके सामने 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता वो पुरानी नौकरशाही और पुराने सलाहकारों के भरोसे ही देश चलाए। दूसरा रास्ता वो अपनी एक नई टोली बनाए, जिसे राजनीति की भाषा में किचन कैबिनेट कहा जाता है। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक भारत के हर शक्तिशाली प्रधानमंत्री की अपनी एक किचन कैबिनेट रही है। जवाहरलाल नेहरू के समय कृष्ण मेनन थे, इंदिरा गांधी के समय पीएन हक्सर थे, अटल बिहारी वाजपेयी के समय ब्रजेश मिश्र थे, और आज के दौर में यह जिम्मेदारी किसके कंधों पर है, यह किसी से छिपा नहीं। लेकिन फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है काम करने की शैली में। पुराने दौर के जो रणनीतिकार थे वो अक्सर मीडिया के सामने आना, अखबारों में छपना और लुटियंस की पार्टियों में जाना पसंद करते थे। लेकिन आज के जो अदृश्य चाणक्य हैं, उनका स्टाइल अलग है। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो पूरी तरह से गुमनाम है। वो नीति बनाता है, वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बदल देता है, वो बड़े बड़े गठबंधन को तोड़ देता है, लेकिन उसकी एक भी तस्वीर आपको मीडिया में नजर नहीं आएगी। यह जो गुमनामी की ताकत है, यह सामने वाले दुश्मन को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि जब आपको पता ही न हो कि वार कहां से होने वाला है तो आप अपनी ढाल किस तरफ रखेंगे। दूसरे हिस्से में चर्चे के दौरान हम क्षेत्रीय छत्रपों के अहंकार और दिल्ली के जाल पर भी चर्चा करेंगे। अब जरा राज्यों की राजनीति पर एक नजर डालिए और हमारे देश में एक ऐसा दौर आया जब क्षेत्रीय दलों के मुख्यमंत्रियों को लगने लगा कि दिल्ली उनके बिना पत्ता भी नहीं हिला सकती। वो दौर था गठबंधन सरकारों का, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, दक्षिण के राज्य हों। वहाँ के नेताओं को यह मुगालता हो गया था कि वो दिल्ली को ब्लैकमेल कर सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में दिल्ली ने इन क्षेत्रीय छत्रपों के साथ एक ऐसा खेल खेला कि वो अपने ही किलों में कैद होकर रह गए। इस खेल की पहली कड़ाही थी डेटा और नैरेटिव। दिल्ली के रणनीतिकारों ने समझ लिया कि भारत का मतदाता अब केवल जाति के नाम पर वोट देने से थक चुका है। उन्होंने सीधे जनता के बैंक खातों में पैसा भेजना शुरू किया, मुफ्त राशन पहुंचाया और एक नया लाभार्थी वर्ग तैयार किया। अब इसका असर क्या हुआ? जो क्षेत्रीय नेता लंबे समय से, सालों से अपनी जाति के वोट बैंक पर कुंडली मारकर बैठे थे, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उनका वोटर अब उनसे सवाल पूछने लगा कि दिल्ली से तो हमारे लिए मदद आ रही है, लेकिन आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं? जब क्षेत्रीय नेताओं के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था तो उन्होंने अपनी पुरानी बीमारी का सहारा लिया, अति होशियारी। वो दिल्ली के खिलाफ जहर उगलने लगे।
देश की संस्थाओं पर सवाल उठाने लगे, लेकिन वो यह भूल गए कि जब आप देश की संस्थाओं पर हमला करते हैं तो देश का आम नागरिक उसे अपने ऊपर हमला मानता है। नतीजा क्या हुआ? एक एक करके सारे बड़े क्षत्रप आज या तो हाशिए पर हैं या फिर दिल्ली के सामने सरेंडर करने पर मजबूर हैं। विपक्ष की चूक कहाँ हुई, इसकी चर्चा किए बिना बात अधूरी रहेगी। विपक्ष की सबसे बड़ी चूक पर अगर देखें तो मुहावरों की राजनीति में एक और बहुत जरूरी नियम है। अगर आप अपने दुश्मन को हराना चाहते हैं तो पहले आपको उसकी ताकत को स्वीकार करना होगा। विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही है, उन्होंने पिछले 12 सालों में अपने प्रतिद्वंदी की ताकत को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। वो उसे सिर्फ एक इवेंट या मार्केटिंग का नाम देकर खारिज करते रहे। जब आप अपने दुश्मन को कमजोर आंकने की गलती करते हैं तो आप खुद ब खुद हार की तरफ बढ़ जाते हैं। विपक्ष ने क्या किया? उन्होंने मुद्दों के बजाय मुहावरों की राजनीति शुरू कर दी। कभी संविधान खतरे में है का नारा दिया तो कभी लोकतंत्र खत्म हो गया की बात कही। देश की जनता इन मुहावरों को सुनती तो है, लेकिन जब वो अपने आसपास देखती है कि ट्रेनें चल रही हैं, सड़कें बन रही हैं, डिजिटल पेमेंट हो रहा है, तो उसे लगता है कि विपक्ष सिर्फ कोरी बयानबाजी कर रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष आज भी उसी पिच पर बैटिंग करने की कोशिश कर रहा है जो पिच दिल्ली के चाणक्य ने तैयार की। आप राष्ट्रवाद के मुद्दे पर उनसे नहीं लड़ सकते, आप संस्कृति के मुद्दे पर उनसे आगे नहीं निकल सकते, लेकिन विपक्ष के पास अपना कोई नया आइडिया नहीं है। वो सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाली पार्टी बनकर रह गए हैं। दिल्ली सुबह एक पासा फेंकती है और पूरा विपक्ष शाम तक उस पासे की काट ढूंढने में व्यस्त हो जाता है। जब तक आप केवल रिएक्ट करेंगे, आप कभी भी एजेंडा सेट नहीं कर पाएंगे। आने वाले कल की आहट तो इस पूरी कथा का लबोलुआब में ही आपको पता चल जाएगा। आखिर इस पूरे कथा का लबोलुआब है क्या? लबोलुआब यह है कि भारत की राजनीति अब एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। यह युग है परफॉर्मेंस और साइलेंट डिलीवरी का। अब वो दौर चला गया जब नेता मंच पर आकर लंबी चौड़ी कविताएं सुनाते थे और जनता तालियां बजाकर घर लौट जाती थी। आज का मतदाता बहुत क्रूर है, बहुत निर्मम है। वो आपकी नीयत को भांप लेता है। आने वाले समय में चुनौती सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के लिए भी है, क्योंकि अब आप राजनीति का स्तर इतना ऊपर लेके चले गए हैं कि आपको हमेशा परफॉर्मेंस का एक दबाव बना रहेगा। जो जनता आशा का एक्सपेक्टेशन, जिस जनता का एक्सपेक्टेशन आपने इतना ऊंचा कर दिया है, वो जनता हमेशा उसी पैमाने पर आपको नापेगी, क्योंकि जनता की उम्मीदें भी आसमान छूने लगी हैं। दिल्ली के इस अदृश्य चाणक्य को भी यह पता है कि इतिहास किसी की अस्थायी बपौती नहीं होता। जो आज अर्श पर है वो कल फर्श पर भी आ सकता है, अगर उसने समय की आहट को नहीं सुना तो। राजनीति का यह पहिया ऐसे ही घूमते रहेगा। नए चेहरे आएंगे, पुरानी व्यवस्थाएं बदलेंगी, लेकिन पर्दे के पीछे का वो खेल हमेशा जारी रहेगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। आपको यह विश्लेषण और भारतीय राजनीति की यह अंदरूनी कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। अगर आप इस तरह के और भी विश्लेषण सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय और एक नए इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।